Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो कैसे हो सब लोग? अच्छे। तो कल लास्ट के अंदर एक एग्जाम्पल किया था, उसका फोटो मैं अभी भेज देता हूं तुम्हें। वो उस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो अपना जो साउंड वेव वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोर्ड विजिबल है क्या? सर थोड़ा ब्लर। एक्चुअली आज मोबाइल चार्ज नहीं है तो अपन टैब से ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी आई थिंक ठीक से दिखाई देना चाहिए। सर वो नेटवर्क की वजह से ब्लर हो रहा है। नेटवर्क Yes, कम sir. दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. और सर ऊपर के पोर्शन में लाइट थोड़ी ज्यादा है। तो ज्यादा है उसका, तो अब लाइट कैसे करें? अभी नेटवर्क ठीक है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखो, ऑप्टिक्स जो है बहुत ही आसान टॉपिक है। सर थोड़ा और जूम कर दो ना बोर्ड के ऊपर। क्या हुआ? जूम कर दो सर बोर्ड के ऊपर, वो बहुत छोटा दिख रहा है। अरे जूम करने से फिर दिखाई अच्छे से नहीं देगा। मैं बड़ा लिख दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये समझ लो कि कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन वाला चीजें हैं बाकी यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड, तुम 2 मिनट थोड़ा सा, एक सेकंड वेट करो, मैं थोड़ा सा इसको नेटवर्क का ये प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ। 1 मिनट तुम वेट करना, ठीक है?
हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी आई थिंक नेट सही दिखा रहा होगा। यस सर। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। आवाज भी सही से आ रही है ना? यस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ पे लॉजिक ज्यादा नहीं है, बस सिंपल कुछ फॉर्मूलाज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो अपने को ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अगर ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन बस है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। साइन कन्वेंशन वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह, ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं है और इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये 11th के पोर्शन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। 11th के पोर्शन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, यानी 11th का पोर्शन अगर अपने को थोड़ा बहुत वीक भी है तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से इसको कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, या इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को यहाँ पे अपन पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, पहले रे ऑप्टिक्स उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन बेसिकली अगर मेजर टॉपिक्स में डिवाइड करें तो कुछ मेजर टॉपिक्स बता देता हूं मैं। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के अंदर भी सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, उसके बाद पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, देन अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन वो भी पहले फ्रॉम प्लेन सरफेस, देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, उसके बाद अपन लेंस पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो मेजर टॉपिक्स रहेंगे अपने। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, then lens, then optical instrument। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन। अच्छा, बोर्ड पे अभी मैं लिख रहा हूं, वो फॉन्ट साइज ठीक है, सबको विजिबल है? यस Yes, यस सर। ठीक है, तो 1 by 1 अभी अपने को कुछ भी नहीं पता कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस क्या होता है, तो 1 by 1 अपन सबको पढ़ेंगे। तो ये अपनी सीक्वेंस रहेगी। थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूं पहले, जिससे अपने को क्लियर रहेगी चैप्टर कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं। तो सबसे पहले
मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं तो तुम्हें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद अपन रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको रफ कर दो मैं। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जैसे कोई रे है अपने पास, रे का मतलब लाइट रे। कोई भी लाइट, अपने को पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है, ये सारी बातें। कोई भी रे जो है, वो रे जो है अगर अपन अलग अलग सरफेस पे इंसिडेंट करवाएं तो उससे अपने को कुछ पैटर्न मिलते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट करवाएं तो अलग पैटर्न मिलता है, अगर अपन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट करवाएं तो अलग मिलता है, ब्लैक बॉडी पे करवाएं तो अलग होता है। ये सिंपल रेडिएशन है। लाइट रे क्या है? रेडिएशन है, सिंपल एनर्जी है। जैसे अपने पास अपन ने ट्यूबलाइट ऑन करी तो अपनी तरफ रेस आती है, उसी की वजह से अपने को जो है लाइट रेस की वजह से रोशनी आती है, तो अपन बोलते हैं कि लाइट आ गई या लाइट चली गई। एक्चुअली क्या है? एनर्जी है। ऐसे कैसे तुम मेरे को देख पा रहे हो, इसके देखने का रीजन भी क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे से रेस तुम तक जा रही है। जैसे मिरर के अंदर अपन फोटो देख रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है? अपने से रेस मिरर तक पहुंचती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस अपनी आंखों तक पहुंचती है, तो इसलिए अपनी इमेज वहां पे दिखाई देती है। ये सारी की सारी ये जो गेम चल रहा है वो रेस का ही चल रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्ट, जैसे पानी के अंदर अपने को कभी कभी अपना फोटो दिखाई देता है, वो भी रेस ही है। अपने से रेस चली गई, पानी से कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, वापस अपने तक पहुंच गई। या फिर कभी कभी पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट अगर अपन बाहर से देखते हैं तो थोड़ा आगे पीछे दिखता है, कभी ऊपर उठा हुआ दिखता है, कभी दबा हुआ दिखता है। वो भी रेस की वजह से ही होता है कि रेस कभी इमेज ऊपर बनाती है, कभी नीचे बनाती है। ये सब अपन प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बेसिक देखते हैं कि लाइट को, जैसे मैं अलग अलग सरफेस पे इंसिडेंट करवाता हूं। सबसे पहले मैं इंसिडेंट करवाता हूं पॉलिश्ड सरफेस पे। जैसे ये अपने पास कोई सरफेस है और इस सरफेस का ये वाला पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है। ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश्ड सरफेस पे अपने को पता है कोई अगर रे आएगी, रे इंसिडेंट होती है, तो पॉलिश सरफेस का मतलब रे ट्रांसमिट नहीं हो सकती, दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती। उस रेस को वापस आना पड़ेगा, डेंसर मीडियम मिल गया तो वापस आना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब आगे रेस नहीं जा सकती, तो फिर ये रेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसे रिफ्लेक्ट हुई कैसे नहीं हुई। तो इसी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी ऐसी कोई सरफेस जो भी पॉलिश्ड है, उस पॉलिश्ड पे अगर अपन रेज इंसिडेंट करवाएं तो रेज वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो वापस उसी मीडियम में जाना, इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये जो पैटर्न है
इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ड्यू टू पॉलिश्ड सरफेस, ड्यू टू पॉलिश्ड सरफेस incident ray goes again in same medium, वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इसी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, वैसे अपन आगे रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहीं पे बता देता हूं, अपन ने वेव पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। एक चीज मेरे को सोच के बताओ कि जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो सर। वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नो। नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है। तो अगर मीडियम सेम है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी उतनी ही रहेगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती ही नहीं है, क्योंकि सोर्स वही है, सोर्स अपन चेंज नहीं कर रहे। तो जो इंसिडेंट रे है वही रे वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यानी सोर्स अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। यानी रिफ्लेक्शन के अंदर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो इंसिडेंट रे का है वही वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड रे की होगी। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? अरे बोलो। यस सर। तो ये अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप से देखिए। वैसे अपन डिटेल में आगे देखेंगे जब वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी अपने को समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है। सरफेस देखो, इस तरफ इसके बैक एंड पे पॉलिश कर दिया अपन ने, तो ये तो कौन सी सरफेस है? ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पॉलिश्ड सरफेस। ये अपने लिए क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएगी और पॉलिश्ड की वजह से वापस उससे जो है टकरा के या कोलाइड करके वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो यही पैटर्न को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं लाइट रेज का। सेम मीडियम में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और लैम्डा तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना ठीक है। उसके बाद सेकेंड, अगर लाइट रेज को अपन किसी ऐसे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं जो सरफेस, अच्छा ध्यान रखना एक और चीज, फॉर योर इंफॉर्मेशन ऐसे बता देता हूं मैं, रिफ्लेक्शन जो होता है वो 100% पॉसिबल है। हंड्रेड परसेंट पॉसिबल का मतलब ऐसा हो सकता है कि जितनी रेज आ रही है सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाए। 100% करवा सकते हैं अपन इसको, 100% बहुत स्मूथली पॉलिश कर दें तो ऐसा पॉसिबल है कि रिफ्लेक्शन 100% हो जाए। सेकंड है, अगर अपन कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लें, जैसे कोई ग्लास ले लिया मैंने, तो ग्लास अपने को पता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट है तो यहां से कोई रेस, जैसे ग्लास यहां पे लिख लेता हूं, ये ग्लास है,
तो इससे कोई रे अगर आ रही है, अगर ग्लास पे कोई रे इंसिडेंट करवाए, दो ही करवा देता हूँ बहुत, ग्लास पे अगर रे इंसिडेंट करवाए तो तुमको लॉजिकली सोच के बताओ कि ग्लास पे, अब ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो क्या ग्लास के अंदर चली जाएगी रेस? यस सर। तो ये रेस जो है वो ग्लास के अंदर चली जाती है, फिर वापस ये सरफेस भी ग्लास की है तो आगे वाले मीडियम में भी चली जाती है। तो ऐसे कैसे? रेस का ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू आउट पास कर जाना, ट्रांसपेरेंट सरफेस अगर होगी तो रेस जैसे आएगी वैसे कुछ डिस्टरबेंस के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, लेकिन रेस थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ऐसे रेस आ रही है तो ट्रांसपेरेंट सरफेस की वजह से ये वापस तो नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, आगे चली जाएगी, लेकिन आगे जैसे आ रही थी वैसे वैसे नहीं जाएगी। ग्लास है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा ना यार रेस को, तो ये रेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता है। कैसे करता है अभी अपने को नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है। तो इस सरफेस के बाद देखो रेस जा तो ऐसे रही थी, थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर वापस जा तो ऐसे रही थी, थोड़ी सी इधर चली गई। यानी रेस के अंदर ट्रांसपेरेंट सरफेस की वजह से डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन रेस ड्यू टू ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसी पैटर्न को। रिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन इन लाइट रेस, क्या मैं डेविएशन लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा है, डेविएट हो गई, डेविएशन ऑफ लाइट रेस। इसमें भी डेविएट हो रही थी, लेकिन इसमें डेविएट किसकी वजह से हो रही थी? पॉलिश्ड सरफेस की वजह से हो रही थी। इसमें डेविएट पूरी की पूरी वापस मुड़ गई, यानी ऐसे जा रही थी ऐसे चली गई। डेविएशन ऑफ लाइट रेस ड्यू टू ट्रांसपेरेंट सरफेस is called as refraction। ये तो थोड़ी सी अपन ने रफ डेफिनेशन लिखी, एग्जैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, तुमको सोचो, सोर्स तो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, सॉरी, रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम तो चेंज हो रहा है। ये मीडियम 1 है और ग्लास का मीडियम 2 है। तो लॉजिकली सोच के बताओ, रिफ्रैक्शन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या? यस सर। मीडियम चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी एफ है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी अगर v है तो ये वेलोसिटी v डैश हो जाती है, v डैश लिख लेता हूं, यानी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, यानी ये लैम्बडा है तो ये लैम्बडा डैश हो जाएगा। यानी इंसिडेंट, ऐसे लिख लेता हूं मैं, इंसिडेंट रे, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, वेलोसिटी v है, वेवलेंथ लैम्बडा है, तो रिफ्रैक्टेड रे इसकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही होगी, लेकिन वेलोसिटी v डैश हो जाएगी, लैम्बडा लैम्बडा डैश हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी, कैसे होगा, वो अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना है,
ये अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट है कि अगर अपन कोई भी लाइट रेज को, ये तो रिफ्लेक्शन की बातें होगी। अच्छा, एक और बात, रिफ्रैक्शन जो होता है, ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन 100% पॉसिबल होता है, ऐसे रिफ्रैक्शन 100% पॉसिबल नहीं होता। रिफ्रैक्शन 100% नॉट पॉसिबल। इसका रीजन सिंपल है। जैसे पानी के अंदर, तुम बताओ, पानी ट्रांसपेरेंट है, प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, फिर भी कभी कभी अपने को, तुमने देखा होगा कि पानी के अंदर अपने को अपनी शैडो दिखाई देती है, यानी अपने इमेज दिखाई देता है। उसका रीजन ये होता है कि 1% रेज भी 1% रेज भी अगर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वापस आ गई, तो 100% रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ, यानी सारी की सारी रेज ट्रांसमिट नहीं हुई। तो 1% जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से अपने को इमेज दिखाई देती है। तुमको सोचो ना यार, कि अगर सारी की सारी रेज, जैसे ये वाटर है, सारी की सारी रेज इधर से आ रही है और इधर चली जाती है, तो इमेज तो इनका यहां पे कहीं पे बनता, रेज तो यहां जा रही है ना, बट अपने को कुछ रेज वापस, अपन यहाँ पे खड़े हैं, अपने से रेज आ रही है, वापस अपने को यहाँ मिलती है। अभी तो अपने को दिखता है फोटो अपना यहाँ पे, इसका मतलब कुछ रेज रिफ्लेक्ट होती होगी, यानी रिफ्रैक्शन 100% पॉसिबल नहीं है। बस अपने को इंफॉर्मेशन के टाइप से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन ब्लैक बॉडी यूज करते हैं, अच्छा, ब्लैक बॉडी का नाम सुना है क्या? यस सर। Yes, sir. क्या होती है ब्लैक बॉडी? Absorbs all types of wavelengths. ब्लैक बॉडी का मतलब है कि उस पे अगर तुम कोई रेस, कोई भी एनर्जी की रेस आती है, या किसी भी टाइप की रेस आती है, या और यानी एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जो अपने ऊपर आने वाली सारी रेस को एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी वो रेस ना तो रिफ्लेक्ट होती है और ना ही ट्रांसमिट होती है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब, तो ये क्या करता है, जैसे ये ब्लैक बॉडी है, तो इसकी सरफेस कुछ इस टाइप से बनती है कि ये सारी की सारी एनर्जी को, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसके लिए तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ए जो होता है 1 होता है। ए क्या होता है? रेशियो ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इसके अंदर, ट्रांसमिट भी 0 होती है, रिफ्लेक्ट भी 0 होती है। तो इसके अंदर तो इसको तो अपने कुछ पढ़ना नहीं है, तुमने रेडिएशन वगैरह में पढ़ रखा होगा बहुत डिटेल में 11th के अंदर, हमने पढ़ा है ना। अरे बोलो, रेडिएशन वाला टॉपिक हो गया ना तुम्हारे? Yes, सर sir. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। क्या क्या बोल रहे हो? सर हमने ब्लैक बॉडी केमिस्ट्री में पढ़ा था। ब्लैक बॉडी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। फिजिक्स में नहीं पढ़ा ब्लैक बॉडी? नहीं सर। नो सर। फिजिक्स में तुम्हारे हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक हो गया क्या? हाँ सर। तो हीट ट्रांसफर के कितने मोड देखे थे तुमने? सर हीट ट्रांसफर बाकी वो पूरा हीट नहीं हुआ। ट्रांसफर कितने? क्या
वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो वो मान सर जाने। लेकिन अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के अपन अलग अलग मेथड्स देखते हैं, थर्मल ट्रांसफर के, तो उसके अंदर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये ए ई, ये सारे रेशियोज वहां पे देखते हैं। उसके न्यूटन्स हीटिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ये सब पढ़ते हैं वहां पे। चलो ठीक है, वो आंसर करवा देंगे तुम्हारे जब भी। लेकिन अभी डायरेक्टली ध्यान रखना है अपने को, इतना ही जरूरत है यहाँ पे कि ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसी कोई बॉडी जो अपने ऊपर आने वाली सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है। all radiations are absorbed, सारी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो एब्सॉर्ब कर लेती है तो इसको तो अपने को पढ़ना ही नहीं, वहीं पे पढ़ते हैं अपन रेडिएशन वगैरह में। तो इस 12th के अंदर अपने को दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग कि जो लाइट रेज आ रही है तो लाइट रेज वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। इसी पैटर्न को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम की वजह से जो लाइट रेज आ रही है वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से वापस नेक्स्ट मीडियम में चली जाती है, यानी ट्रांसमिट हो जाती है। तो अपन दो रेज को पढ़ने वाले हैं, एक तो जो रेज रिफ्लेक्ट होती है, एक जो रेज ट्रांसमिट होती है। अब इससे आगे अपन वन बाय वन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बताओ, ये जो अपन ने लिख रखा है इंट्रोडक्शन के टाइप से, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को? किसी को डाउट नहीं है, राइट? नो। ठीक है, तो किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड में 30 सेकंड थोड़ा सा वेट कर लो, फिर स्टार्ट करता हूं मैं। हो गया सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपन अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं। हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्योंकि वो पढ़े बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। इसको ऑफ कर रहा हूं मैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में A = 1 है सर, वो A क्या होता है?
ए होता है, एक्चुअली क्या होता है, अपन फिजिक्स के अंदर जब रेडिएशन पढ़ते हैं तब अपन 3 कांस्टेंट पढ़ते हैं कि जो अपने पास एनर्जी आ रही है उस एनर्जी का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, कितना पार्ट ट्रांसमिट हो गया और कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। यानी अपन ये जैसे एनर्जी को अपन आने वाली एनर्जी को 100% माने तो उसका कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हो गया, कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो गया, कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हो गया, यानी ये एनर्जी का रेशियो है। तो जो ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी है उसको अपन टी से लिखते हैं कि भाई ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट टी हो गया। रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी को आर से लिखते हैं, यानी टोटल रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, और एब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी को अपन ए से लिखते हैं, यानी एब्सॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे अपने को पता है कि सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो बाकी सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, टी और आर। यहाँ पे ए सारी की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब हो रहा है, यानी ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए एक्चुअली एब्सॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी है। फिर मतलब उनका फ्रैक्शन ना। हाँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रेज। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक और सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, straight path in homogeneous medium। इसका मीनिंग क्या है कि लाइट जो होती है अगर उसका पाथ चेंज नहीं होता है, वो बार बार ऐसे अपनी तरफ नहीं चलती कि रास्ता इधर मिल गया इधर चली गई, इधर चली गई इधर, ऐसे नहीं होता। जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते से स्ट्रेट की स्ट्रेट चलती रहेगी जब तक कि अपन मीडियम चेंज नहीं करते। होमोजेनियस का मतलब सेम मीडियम। अगर अपन मीडियम चेंज नहीं करें तब तक लाइट अपने पाथ को कंटिन्यूअसली स्ट्रेट वे में फॉलो करेगी। ये लाइट की एक खुद की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ऐसी चल रही है तो ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चल रही है तो ऐसी ही चलती रहेगी, जब तक कि मीडियम चेंज नहीं करे। मीडियम चेंज करने के बाद वापस से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, अब भी रास्ता चेंज कर लेगी लेकिन अब भी पाथ तो स्ट्रेट ही होगा, यानी ऐसा नहीं चलेगा कभी जैसे ऐसे चली गई फिर ऐसे चली गई, इस टाइप से चलना शुरू हो गई, ऐसा नहीं चलेगी, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही चलेगी। ऐसी चल रही है तो ऐसी चलेगी, ऐसी चल रही है तो ऐसी चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, कोई इसका कर्वेचर नहीं आएगा। होमोजेनियस में ये लाइट की खुद की प्रॉपर्टी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, सेकंड है, ये अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर, अपन चाहे रिफ्लेक्शन करवाएं चाहे रिफ्रैक्शन करवाएं, अपन हमेशा डायग्राम के अंदर जो रेस बनाएंगे वो स्ट्रेट बनाएंगे, कभी ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है कि लाइट रेस हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
सेकेंड है two light rays do not disturb each other when they intersect. इसका मीनिंग क्या समझते हैं? जैसे अपने इंसानों की तरह लाइट नहीं होती, लाइट समझदार होती है। जैसे अब मैं चल रहा हूं, मेरे रास्ते में कोई और आ गया तो या तो मैं रास्ता चेंज कर लूंगा या वो रास्ता चेंज कर लेगा या फिर कोलाइड कर लेंगे तो नुकसान हो सकता है, ज्यादा हो जाए। दोनों का रास्ता चेंज हो सकता है या रास्ता भटक भी सकते हैं, फिर रास्ता कभी मिले ही ना। लेकिन लाइट रेस के अंदर ऐसा नहीं होता। लाइट रेस के अंदर क्या होता है कि चाहे रास्ते में कोई भी दूसरी रेस, कितनी भी लाइट्स आ जाए, जिस रास्ते से वो चल रही थी उसी रास्ते को फॉलो करती रहेगी। यानी जैसे ये रेस इधर जा रही थी और एक रेस ऐसी मिल गई इसको रास्ते में, तो इनको ऐसा लगेगा जैसे इनको कोई मिला ही नहीं है, इग्नोर कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जैसे ऐसे जा रही थी तो ये ऐसे ही चलती जाएगी, ये ऐसे जा रही थी तो ये ऐसे ही चलती जाएगी, इनका रास्ता बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ऐसे समझ लो कि लाइट रे जो होती है वो इग्नोरिंग होती है। जैसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चाहिए, तो लाइट रे से अपने को सीखना चाहिए। लाइट रे इग्नोर कर देती है, रास्ते में कोई भी आए वो मस्ती से चलती रहती है। तो लाइट रेस जो है कभी भी एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होती है। बताओ इसके अंदर कोई डाउट किसी को? सेकंड पॉइंट के अंदर बोलो। नो सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ए लाइट रे retraces its path when direction is reversed. इसमें भी बहुत समझदार होती है। लोग कहते हैं ना कि बैक गियर के अंदर गाड़ी सही से नहीं चलती, वापस उसी रास्ते को फॉलो नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। लाइट रे के अंदर अगर बैक गियर लगा दोगे, रिवर्स लगा दोगे, तो जिस रास्ते से आई थी एग्जैक्टली उसी रास्ते को फॉलो करती है। यानी जैसे ऐसे जा रही थी लाइट, मैंने यहां पे कुछ इस टाइप से कोई मिरर लगा दिया, इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली यहां से एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दी, यानी 180 से अपन ने इसको चेंज कर दिया। तो 180 से अगर इसका पाथ चेंज कर दोगे एक पॉइंट पे, तो वापस ये पूरे के पूरे रास्ते उसी रास्ते वापस चली जाती। अगर तुमने एक पॉइंट पे उसका रास्ता 180 से चेंज कर दिया, रिवर्स गियर लगा दिया पूरा का पूरा, तो फिर पूरे रास्ते वापस वैसे वैसे जाती है। तो ध्यान रखना, ये पूरे बहुत जगह पे काम आएगा अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर, कि कभी भी लाइट रे बैक गियर लगा रही है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे उसका पैटर्न चेंज हुआ होगा वहां पे कंप्लीटली रिवर्स हो गई होगी। मतलब जैसे गई थी तो ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे वापस उसी रास्ते पे आ गई, उसके डायरेक्शन एक बार रिवर्स हो गई तो फिर पूरे रास्ते को वापस फॉलो करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ये लास्ट वाला पॉइंट हो सकता है अभी इतना समझ में नहीं आया हो, 1 बाय 1 जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह में पढ़ेंगे अपन तो उस टाइम पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपने को। तो यहां तक कोई डाउट किसी को?
नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े फिर। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। ये बेसिक बातें हो गई अपने रे ऑप्टिक्स की, लाइट की प्रॉपर्टी या सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट बड़े बड़े फॉन्ट में हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये है, जैसे ये अपने पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है, यानी या फिर अभी अपन पॉलिश सरफेस नहीं बोलेंगे, इसको आगे से अपन मिरर बोलेंगे। मिरर का मतलब सिंपल है कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे एक तरफ पॉलिश कर दें, ग्लास के एक तरफ अगर पॉलिश कर दें, तो उसको अपन मिरर बोल देते हैं। ये अपना मिरर हो गया, या और अच्छे वर्ड्स में बोले तो ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर का मतलब इसकी सरफेस फ्लैट हो। तो ये इसको तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस ये हो गई अपने लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कुछ बेसिक चीजें यहां पे बता देता हूं मैं। जैसे ये रे आई, ये कोई, अब इस जो ऑब्जेक्ट से की तरफ रे आती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये है अपने पास इंसिडेंट रे, बहुत कॉमन वर्डिंग है, बहुत बार यूज करेंगे, पता होना चाहिए। ये है इंसिडेंट रे। थोड़ा सा इसको मैं और फ्लैट बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं। ये इंसिडेंट रे। कि पूरे रिफ्लेक्शन के अंदर जो रे, यहां पे देखो ऑप्टिक्स के अंदर ध्यान रखना कि रे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही इंसिडेंट रे बनाएंगे वैसे वैसे सबसे पहले अपन नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल का मतलब जो मिरर के परपेंडिकुलर है। तो ये देखो नॉर्मल बना दिया मैंने। ये क्या है, नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल बनाओगे, ये मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां पे एक एंगल डिफाइन होता है, इंसिडेंट एंगल। तो इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के से आप एंगल जो है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिसको अपनी ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। ध्यान रखना, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ होता है, ना कि इंसिडेंट रे का मिरर के साथ। इंपॉर्टेंट है। तो इंसिडेंट एंगल आई क्या होता है कि जो रे इंसिडेंट हुई उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं आई। अब ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, इस रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
पॉलिश्ड सरफेस है तो ऑब्वियसली बात है रे वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और जैसे इंसिडेंट एंगल डिफाइन किया था वैसे के वैसे अपन रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल डिफाइन करते हैं, जिसको अपन आर से डिनोट करेंगे। और आर क्या होता है? नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो या फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको तो क्या बोलेंगे अपन? उसको तो बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है उसको अपन बोलेंगे आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो या फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो बताओ इसके अंदर कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट किसी को? नो डाउट, ओके। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इनमें से या रिफ्लेक्शन के अंदर एनर्जी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी या इंटेंसिटी वो सेम होगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की, या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा। कम किसकी होगी बताओ? रिफ्लेक्टेड। हाँ, तो ध्यान रखना ये कॉमन सेंस वाली बात है कि रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी, कोई पूछ ले इन जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्शन के अंदर ध्यान रखना कि इंटेंसिटी या एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, कम होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर 1%, 0.00001% भी अगर एब्सॉर्ब हो गई एनर्जी तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी कम होगी। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन रिफ्लेक्शन एनर्जी और इंटेंसिटी डिक्रीजेस। एनर्जी या इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ये अपने को ध्यान रखना। चलो ये बातें हो गई। अब कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज है उनको देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है क्या? नो सर। नो सर। नो क्लियर है। आवाज सही नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? तो देखो, सबसे पहला तो जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ डाउट है क्या? अरे बोलो, कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ ये है कि बहुत कॉमन सेंस वाला है। तुमको सोचो कि ये इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, क्या ये तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे? यस सर। Yes. ये फर्स्ट लो है, बहुत कॉमन सेंस वाला है, तो ध्यान रखना, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल, और वहां पे रिफ्रैक्शन के अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों वेक्टर जो है वो सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ये तीनों सेम प्लेन के अंदर होंगे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all three vector lies in the same plane. ये तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होता है, जैसे अगर इसको मैं r वेक्टर से बोलूं, इसको n वेक्टर से बोलूं, इसको i वेक्टर से बोलूं, i क्या है? इंसिडेंट रे का वेक्टर, n नॉर्मल रे का वेक्टर, r रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, ये सॉरी रे नहीं है, नॉर्मल वेक्टर। तो इन तीनों, अच्छा बॉक्स प्रोडक्ट का नाम सुना है क्या? बॉक्स प्रोडक्ट, इसका नाम सुना है मैथमेटिक्स में कभी? बॉक्स प्रोडक्ट यस सर। किसी ने अगर नहीं सुना तो 12th के अंदर वेक्टर 3D के अंदर पढ़ोगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम तो सुना है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस Yes, sir. Yes, प्रोडक्ट। sir. Yes, sir. Sir. बस उससे अपना काम हो जाएगा। तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है, यानी I, N और R, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है। अच्छा, बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे 0 आया ये बता देता हूं मैं। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब है किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस लो और उस जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका तीसरे के साथ डॉट ले लो। मतलब सर ये पढ़ा I- है सर। पढ़ा है क्या? यस सर, फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, फिर भी बता देता हूं कि I क्रॉस N है, और इसका अगर मैं R के साथ डॉट ले लूं, इसी को बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि 0 आएगा। कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन, किसी को ऐसे लिखते हैं, बस लिखने का तरीका ये है, किसी को नहीं पता तो अभी समझ लो। अभी कैसे आएगा ये समझ लो। जैसे I और N का मैंने क्रॉस लिया, I और N का क्रॉस लोगे तो ये क्या होता है? A क्रॉस B, AB साइन थीटा होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? I क्रॉस N की डायरेक्शन कैसे होगी? I क्रॉस N की डायरेक्शन अपन ऐसे निकालते हैं, जैसे I क्रॉस N अंदर की तरफ होगी, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो प्लेन के बाहर होगी या प्लेन के अंदर होगी। प्लेन के परपेंडिकुलर होगी क्या? यस। I क्रॉस N, और उसका मैंने R के साथ डॉट ले लिया, तो R तो इसी प्लेन में है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। डॉट क्या होता है? AB cos थीटा, cos 90 कितना हुआ? 0। तो क्या ये 0 आ गया? Yes, sir. तो कोई भी तीन वेक्टर जो कि सेम प्लेन के अंदर है, उन तीनों के लिए हमेशा ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, यानी हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो, सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? जिन्होंने बॉक्स पढ़ रखा था या नहीं पढ़ रखा था, सबको आनी चाहिए ये समझ में। बोलो। Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir.
अच्छा, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब अपने को देखना है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी बहुत सिंपल होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, ये जो आई और आर डिफाइन किया है ना तुमने रिफ्लेक्शन के अंदर, डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल चीज है, लॉ से अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है। अपन ने बार बार कैलकुलेट करके देख लिया, कोई डेरिवेशन नहीं है इनका, कि रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो आई और आर है ये हमेशा डेफिनेटली सेम होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी रिफ्लेक्शन इसी पे टिका हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है I इक्वल टू आर। I इक्वल टू आर। आई क्या होता है? इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, ये दोनों सेम होंगे। तो तुम खुद लॉजिकली अब सोच के बताओ, अगर I और R सेम है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस I। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस R। तो क्या इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं अदर वर्ड्स में कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का अगर नॉर्मल के साथ एंगल सेम है तो डेफिनेटली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ भी एंगल सेम होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है Yes, ना, sir. बड़ी अभी तो बहुत छोटी सी बात लग रही है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद मिरर जो कि 90 माइनस आई है, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद मिरर जो कि 90 माइनस आर है। तो इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का चाहे तुम नॉर्मल के साथ एंगल निकालो चाहे मिरर के साथ एंगल निकालो, दोनों सेम आएगा। बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट? No, sir. तो आज पूरी क्लास के अंदर जो अपन ने पढ़ा है उसके अंदर किसी को कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ऑप्टिक्स अपना स्टार्ट हो गया है। तो रेगुलर क्लास में तो अपन ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। अपन कभी कभी जब भी टाइम मिलेगा अपन इवनिंग के अंदर डाउट क्लास लगाया करेंगे और HCM, तीनों के मॉड्यूल के जो डाउट्स है वो अपन धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो फटाफट तीनों के मॉड्यूल सॉल्व कर लो सब लोग, अपन धीरे धीरे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आज ही क्लास एंड करता हूं।